अगला देखते हैं, ट्रेंड इन M+3 से M+2, यानी ट्रांजिशन मेटल जो है M+3 से M+2 में जाएगा, इनका मतलब रिडक्शंस होगा। इससे पहले बताया था M+2 से M0 में जा रहा था, सॉलिड में जा रहा था। तो इस पे देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, तो इसको भी एनसीईआरटी में देखेंगे तो चार्ट बना हुआ है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे एनसीईआरटी से तो पीछे चार्ट बना हुआ है, M+2 से M में जा रहा है, तो सबकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। उसमें अगर पढ़ाया था तो सिर्फ कॉपर की जो है पॉजिटिव थी, बाकी जो है सबकी नेगेटिव थी। लेकिन अगर इसमें जाएंगे तो आपको ध्यान देना होगा, इसमें जो है आपका Mn पॉजिटिव के फॉर्म में है, यानी 1.57 है। उसके बाद आयरन भी पॉजिटिव है, उसके बाद कोबाल्ट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो है ऊपर और नीचे से कंपेयर कर सकते हैं। अगर इनकी वैल्यू SRP पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कहाँ होंगे, हाइड्रोजन से नीचे होंगे। तो दोनों में फ़र्क है। अगर जो मैंने ट्रिक दिया था उसका जो SRP बताया था, उसमें जो है आपका सिर्फ कॉपर एक ऐसा है जो हाइड्रोजन के नीचे है, बाकी सब ऊपर रखे हुए हैं और सबकी वैल्यू निगेटिव में थी। और यहाँ पे भी जो अगर आप M+3 से M+2 में जाते हैं, इसका भी रिडक्शन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है देंगे तो वो +3 से +2 में चला जाएगा। तो यहाँ पे इसके SRP ध्यान रखिएगा। शुरू के जो है आपके क्रोमियम तक तो नेगेटिव होते हैं, लेकिन मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, यानी इसका मतलब है हाइड्रोजन के नीचे इस फॉर्म में। तो इसमें भी SRP देखते हैं, तो लिखिए इसमें एक लाइन। अब इसमें देखना है किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। तो पहला एनसीईआरटी में लाइन लिखा है कि SRP जो है स्कैंडियम की कम है। तो ये देखते हैं कि स्कैंडियम किस फॉर्म में रहा होगा। स्कैंडियम S+3 में आएगा। तो S+3 में कब आएगा, इस यहाँ पे लिखिए 21 और लिखिए S लिख, D लिख, पलट दे। तो पलट के कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे तो हो जाएगा D में 1 इलेक्ट्रॉन, और पलट के लिखेंगे तो S में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर अपनी फॉर्म में लिखना है तो 3D और 4S लिख सकते हैं। अब स्कैंडियम में 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा, दूसरा निकला होगा, तीसरा निकला होगा। यानी इसका मतलब स्कैंडियम में अब क्या होगा, 3D0 4S0। इसका मतलब है अब D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो स्कैंडियम अगर अब देखेंगे तो ये +3 के फॉर्म में है, इसका मतलब ये नोबल गैस बना लिया है। अगर नोबल गैस की तरह है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस की तरह है, तो यह अब अपने पास रखे हुए 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कौन सा होगा, आर्गन की तरह होगा। इसीलिए यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू कम होती है। तो आपको बताना पड़ेगा स्कैंडियम +3 जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस किया है, इसकी SRP वैल्यू कम होगी। इसलिए आप देखेंगे तो इनकी SRP वैल्यू नेगेटिव में होगी, इसका मतलब कम होगी। तो एनसीईआरटी में पहला लाइन यही लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि जो है देखेंगे द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम रिफ्लेक्टेड स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम व्हिच इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, यानी इसका मतलब आपका जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नोबल गैस की तरह होगा, इनकी SRP कम होती है, यानी D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो आप इसमें एक लाइन लिख लीजिए, द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम, द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम, द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम स्कैंडियम रिफ्लेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ the stability of Sc+3, ये स्कैंडियम +3। आगे लिख लीजिए क्या बनाएगा, which has a noble gas configurations। यानी जब आप देखेंगे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस मिलेगी। और नोबल गैस कौन सा हो जाएगा आप देख सकते हैं 21 इलेक्ट्रॉन में 3 चला जाएगा तो क्या दिखेगा, आर्गन की तरह, 18 की तरह। तो इसलिए इसकी वैल्यू कम होती है। यहीं पे एनसीईआरटी में देखेंगे कि अगर आप कंपेयर करते हैं किसी और से, जैसे आप जिंक से कंपेयर करते हैं, तो जिंक की वैल्यू क्या होगी, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जिंक +2 में जो है पूरा भरा होता है। तो अगर आप जिंक के बारे में बोलेंगे
तो देखिए कोबाल्ट के बाद अगर आप इधर आते हैं तो वैल्यू नहीं दिया एनसीईआरटी में। इसका मतलब कह रहा है यहाँ पे दी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जिंक इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जिंक से तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं कि द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जिंक इज ड्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू of zinc is due to highest value of zinc is due to the removal of ion electron, the removal of ion electron in stable configurations from stable D10 configurations of जिंक +2। तो कह रहे जब जिंक +2 होती है 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तब जिंक +3 बनेगी, और जिंक +3 बनेगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जब हम जिंक +3 को फिर वापस चेंज करते हैं जिंक +2 में, यानी आपका रिडक्शन चल रहा है +3 से +2 में जाना है। अभी तक जो बताया था उसमें कुछ नहीं था, आपको +2 से 0 में जा रहे थे, जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ही पूरा ट्रिक बताया था। यहाँ भी थोड़ा सा पॉइंट है और किसकी पॉजिटिव है किसकी निगेटिव है चार्ट नीचे दिया है। ज़रूरी नहीं है कि ये बात पता हो, आपकी वैल्यू पता होगा तब भी पता हो जाएगी। तीसरा एक कंपेयर किया होगा मैग्नीज़ के बारे में, तो मैग्नीज़ को देख लो। मैग्नीज़ का कह रहा है दी कंपेरेटिव हाई वैल्यू, तो क्यों हाई होगी? क्योंकि इसमें जो है डी कितना भरा होगा, आधा, तो डी हाफ भरा है। तो आप चार्ट में कंपेयर करिए तो मैग्नीज़ की वैल्यू हाई क्यों है? पॉजिटिव है इसलिए हाई बोला जा रहा है। मैग्नीज़ में चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू है +1.57, मतलब +1.5 है, इसका मतलब हाई है। जो निगेटिव होगा वो लो होगा, प्लस में जो होगा ज़्यादा होगा, बस इसका मतलब है। तो आप अगला लाइन लिख सकते हैं, कंपेरेटिवली मतलब कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर? अड़ोसी पड़ोसी से कंपेयर करेंगे ना, तो किसी का निगेटिव है तो किसी का ज़्यादा है पॉजिटिव है, किसी का और ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ये हाफ फील्ड स्टेबल से, यानी D5 भरा है इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो कहें दी कंपेरेटिवली वैल्यू, दी कंपेरेटिवली हाई वैल्यू फॉर Mn, दी comparatively high value of Mn so that Mn +2 ब्रैकेट में लिख लो D5, Mn +2 D5 इज पार्शली स्टेबल, यानी हाफ फुल स्टेबल। पार्शली बजाय लिख सकते हैं हाफ फुल, हाफ फुल या पार्शली लिख लो स्टेबल। पार्शली माने कम, यानी आधा से, तो ये भी आधा और पार्शली मतलब वही है। D10 है फुल स्टेबल है, ये आधा फुल, आधा है जो भरा हुआ है इसलिए स्टेबल है। तो इसके वजह से ये है। अगर और भी कंपेयर करना चाहते हैं कि आयरन से ये, तो अगर आप आयरन में देखते हैं, अगर मैग्नीज़ के बाद जाते हैं तो मैग्नीज़ के बाद जो है मैग्नीज़ का दिया है 1.57, तो आयरन कितना है 0.77 प्लस में। तो देखो मैग्नीज़ का डी आधा भरा हुआ है इसलिए वैल्यू जो है ज़्यादा है, लेकिन Mn कंपेयर करेंगे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो अगर 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कम स्टेबल है, तो कम स्टेबल है तो यहाँ चार्ट में देखें तो वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये लाइन जो कंपेयर करेंगे तो लिखा होगा, क्या लिखा है, कह रहा है कि आयरन सो आयन ये एक्स्ट्रा स्टेबल ऑफ Fe+3 ये लिखा हुआ है। तो अगर वेयर एज ये कंपेरेटिवली लो वैल्यू लिखा ना, लो वैल्यू, तो कंपेयर करो पड़ोसी से। तो मैग्नीज का कितना है 1.57, आयरन कितना है +0.77। तो इसका मतलब इससे क्या मिल रहा है कि आयरन भी पॉजिटिव में है, SRP वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन अगर कंपेयर करते हैं मैग्नीज से तो मैग्नीज से क्या होगी, कम। तो ये लाइन लिखा हुआ है कंपेरेटिवली लो वैल्यू ऑफ Fe सोच दैट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वर्ड जो दिया है कि Fe3 D5 में जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो D5 होगा, लेकिन Mn से कम होगा। तो आप ये लाइन का आयरन के लिए कंपेयर कर सकते हैं। तो लिख दीजिए
कंपेरेटिवली लो वैल्यू ऑफ Fe, कंपेरेटिवली कंपेयर किया गया है अगल बगल से, कंपेरेटिवली लो वैल्यू ऑफ Fe, लो वैल्यू ऑफ Fe, ठीक है, shows the extra stability of Fe plus 3 D5, Fe plus 3 D5 कॉन्फ़िगरेशंस। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो D में जो है 5 हो जाएगा, तो यानी तब भी Mn से कम रहेगी। अगर बेलेडियम को कंपेयर करते हैं तो मैंने अभी पिछला भी कंपेयर किया था, अगर बेलेडियम को देखते हैं तो अगर आप B2 के फॉर्म में चेक करेंगे तो B2 में 23 लिखेंगे, 23 लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिख डी लिख पलट दे तो जो 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो मैं भी पिछले भी एक्सप्लेन करके आया था, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तो T2G की वजह से स्टेबल होगी। और अगर आप इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो वेलेडियम की वैल्यू जो है आपके दिया होगा नेगेटिव में, कितना दिया है, -0.26। तो ये प्लस और माइनस, तो शुरू में अगर आप जाते हैं क्रोमियम तक तो माइनस होगी, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, इन सब की वैल्यू होती है पॉजिटिव में। तो अब यहाँ से कभी आएगा तो यही जो 4 लाइन लिखा हुआ यही पॉइंट आएगी। आगे जो सवाल आया है काफ़ी और आएगा तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, लिखा है ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, या फिर आप हाइड्रोजन्स के फॉर्म में, या पड़ोसी जो बना हुआ है ऑक्साइड के फॉर्म में, इस बार भी आया था ऑक्साइड के फॉर्म में आया था। तो पढ़ते हैं, ये सिर्फ आपकी SRP के बारे में पूछा तो SRP को एक्सप्लेन किया था D के इलेक्ट्रॉनों से कि किसी की वैल्यू ज़्यादा है या किसी की वैल्यू कम है, तो क्यों कम है, इसलिए कोई हाफ फुल स्टेबल है, कोई फुल स्टेबल है, तो कॉन्फ़िगरेशन से अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगी। तो आगे चलते हैं, यहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हेलाइड या ऑक्साइड से, और इसमें क्वेश्चन आता है कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कभी रिड्यूसिंग एजेंट, कभी एसिड, कभी बेस, कभी जो है एम्फोटेरिक्स, ये सब वर्ड जो है क्वेश्चन में अक्सर दिया है। तो ये दोनों अब जो पढ़ाने जा रहे हैं हेलाइड्स, हाइड्रोजन्स, और ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगला हेडिंग लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। किस फॉर्म में देखेंगे, आपके हाइड्रोजन लगा के, तो ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो अगर हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहते हैं तो एक बार हेलाइड्स के फॉर्म में देखते हैं कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितने जो है ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन के साथ जुड़े होंगे। तो नीचे चार्ट बना है, यही चार्ट ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लिखा है फार्मूला ऑफ हेलाइड्स ऑफ 3D मेटल्स, यानी किसका बना है फार्मूला, 3D का। तो जब 3D है तो सवाल 3D से आएगा। और 3D में अगर आप देखेंगे तो अगर आप ये चेक करेंगे कि देखो यहाँ पे मैग्नीज चेक करिए, तो हाइड्रोजन के साथ मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है +4 है, और नीचे बना भी है कि MnF4 के फॉर्म में है। लेकिन अगर पड़ोसी में चार्ट में देखते हैं ऑक्सीजन से लगा हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर 7 तक यूज करते हैं। तो एक कंपैरिजन तो यही मिल गया कि Mn जो है आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस में शो करेगा, तो ऑक्सीजन ऑक्साइड के साथ। तो एक चार्ट बना है पड़ोसी में ऑक्साइड और एक चार्ट बना है आपका हेलाइड्स के साथ, यानी हाइड्रोजन के साथ। तो दो चीज़ तो यही मिल गई, कभी भी एक पॉइंट देखे तो ये लाइन लिखा रहेगा, तो हमें मिल गया। अब ये थोड़ा है कि +7 शो करता है, तो +7 कब शो करेगा, किसके साथ शो करेगा, तो ये पे आपके पास यहाँ पे चीज़ें नहीं हुई हैं। तो देखिए एक चार्ट बना हुआ है और इसी चार्ट को आपको याद करना है, यही चार्ट याद है तो क्लियर है। तो लिखा है फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ 3D मेटल्स, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ 3D मेटल्स, यानी आपको ये देखना है कि ये फार्मूला का मतलब जो आपके पास हाइड्रोजन्स हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने 3D मेटल के साथ है किसके साथ जुड़ती है, किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ नहीं बनाती हैं। तो एक चीज़ तो पता हो गया
कि अगर 3D में अगर हम मेटल लेते हैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक, तो इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ 6 तक जाती है, और वो भी 6 कौन बनाएगा, उसमें है क्रोमियम, और क्रोमियम कौन बनाएगा, सिर्फ फ्लोराइड के साथ, F के साथ, F- के साथ बनाएगी। तो एक पॉइंट ये भी मिल गया कि अगर हम हैलोजेंस में देखते हैं तो 6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बनाएगा नहीं, तो 6 वाला कौन बनाएगा, तो क्रोमियम से। तो नीचे चार्ट बना हुआ है, सबका चार्ट दिया है, +1 से लेके आपका +6 तक यहाँ दिया है। पड़ोसी में लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा है ऑक्सीडेशन, ये लिखा है नंबर्स, ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इसका मतलब है कि आपको जो है इसी चीज़ से क्लियर हो जाएगी। अगर ये चार्ट पता है तो यही मैं थ्योरी लिखाऊंगा, तो अगर चार्ट क्लियर हो जाता है तो थ्योरी क्लियर हो जाएगी, नहीं फिर जो है कोई बहुत दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इन्होंने बता दिया कि +1 से आप बढ़ते रहिए। तो देखो +1 से लिया है, फिर +2, फिर उसके बाद +3, उसके बाद आप जड़ते जाएंगे +4, उसके बाद +5 और +6 तक, यानी इतने हैं। यानी 1 से लेके 6 तक लोग जुड़ेंगे, यानी मेटल का जो है ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। अब किसका जो है एक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और किसके साथ होगा, तो देखिए आप कापर पढ़ते हैं और कापर पढ़ते हैं कापर +1, तो देखो कापर +1 है, तो अगर आप मेटल में देखते हैं तो देखो सबको लिया है, कहाँ से स्टार्ट किया है, यानी ये स्टार्ट किया है Ti से, यानी स्कैंडियम जो है किसी के साथ बनाई ही नहीं है, तो इसको लिए ही नहीं है। तो यानी आपका जो मेटल होगा वो आपका यहाँ से स्टार्ट किया है Ti से, उसके बाद किससे है, बेलेडियम से है, फिर क्रोमियम है, उसके बाद आपका मैग्नीज है, उसके बाद जो है आपका आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ठीक है, यानी आपका 27, 28, 29 में आपका आ जाएगा कापर, उसके बाद जिंक, तो ये हो जाएगा निकिल, कापर और जिंक, ये आपके मेटल्स हैं। अब इस मेटल में अगर आप देखेंगे सबके, तो +1 कौन बना रहा है, तो +1 कापर के साथ बनाएगा, और वो भी कौन, देखो कापर लिखा और X लिखा है, और X पे क्या लिख दिया है, थर्ड, तो इसका मतलब नीचे चार्ट में है कौन कौन बनाएंगे, CuCl, CuBr और CuI, यानी 3 लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे कह दिया NCERT क्या बोल रहा है, कह रहा है CuX22, ऐसे बन दिया, और X22 का मतलब क्या है, हाइलोजन्स, तो अगर हाइलोजन है 3 है तो 3 का सिंबल दिया है, तो 3 का मतलब क्या, चेक कर लो, 3 में कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो यानी अगर आप चेक करते हैं तो ये X मान लिया है, और यहाँ पे सिंबल दे दिया X3 बराबर है आपका है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो बना लीजिए। तो 3 बनाएंगे, कौन कौन बनाएंगे, अगर आप एग्जाम्पल के ऊपर लिखना चाहते हैं तो कहेंगे Cu आपका Cl, ये हो जाएगा CuBr और Cui, ये बनाएंगे, ये तीनों बना रहे हैं। तो F जो है पहला चीज़ यहाँ मिल गया, कापर +1 फ्लोराइड आयन के साथ नहीं जुड़ता, यानी CuF नहीं बनता है, जो नहीं बनता है उसी को तो याद करना, जो कि बाकी बनता है कॉमन में आ जाएंगे, तो ये बनाएंगे। तो अगर आपको जो है फार्मूला के साथ लिखना है तो CuX थर्ड मान का मतलब नीचे सिंबल दिया है, तुम X मान लो और X बराबर लिख दो फ्लोरीन आयन, तो जो मानना है मान लो। अब किताब ने यहाँ पे अलग अलग किया है, थर्ड माना है, सेकंड माना है, फर्स्ट माना है, थर्ड कुछ नहीं, ये हाइलोजन है, हाइलोजन में कौन कौन रहेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस ये तीनों फ्लोराइड के साथ नहीं बनाएगा। तो ये सबको पता है कापर +1 होता है, और कापर +1 जो होता है वो हाइलोजन के साथ बनाएगा। तो पहला हेडिंग लिखा है हेलाइट के साथ, तो अगर फार्मूला है नहीं, ऑक्साइड नहीं होगा, हाईलाइट करो इसको, ये ऑक्साइड नहीं होगा, यहाँ सही कर लीजिए। ये पहला भी आप हाईलाइट के साथ पढ़ा रहे हैं, तो जो आप हाईलाइट्स देखेंगे यानी हाइलोजन देखेंगे आपका हेलाइट से, यानी आप हाइलोजन देख रहे हैं। हाईलाइट का मतलब होता है X, आप हाईलाइट को आप X कहते हैं, और X बराबर क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी इनमें देखते हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि ये जितने 3D सीरीज वाले हैं इसमें कौन कौन हाइलोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रखेंगे, ज़्यादा वाला कौन करेंगे और कम वाला कौन करेंगे। तो कम में कापर है, और कापर फ्लोरीन के साथ नहीं बनाएगी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बनाएगी। अब चलते हैं +2 में, तो +2 में तो काफ़ी लोग बनाते थे, क्योंकि आप +2 अगर चार्ट पीछे देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में तो चार्ट बनाया था। देखो +2 वाले कौन कौन थे, पीछे चार्ट में जहाँ पढ़ाया था ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Ti है, B है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है,
उसके बाद जो है कापर भी है और जिंक भी है, यानी सब बनाते हैं खाली स्कैंडियम को छोड़कर। तो एक पॉइंट मिल जाएगी, +2 कौन नहीं बनाता है, स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सब बनाते हैं। तो एक पॉइंट तो मिल गया कि स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सब बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ कौन कौन बनाएंगे, ये पता चल गया कि ये जितने लोग हैं सबका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इस टाइम स्कैंडियम है भी नहीं। तो इसका मतलब है ये लोग किस किस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे +2 के फॉर्म में। तो यहाँ एनसीईआरटी में चार्ट में देखेंगे तो देखो लिखा है TiX2। अब यहाँ सिंपल X लिया है, तो X का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी सब बनाएंगे। ये बनाएगा Ti सबके साथ। अब आती है BX2। BX2 मतलब क्या है, आपका जो है बेरिलियम है X के साथ है, हाइड्रोजन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके साथ बनाएंगे। क्रोमियम को देखते हैं X2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, X देखेंगे तो X सबके साथ बनाएगी। मैग्नीज प्लस यानी आप जो है X2 लिखा है, यानी सबके साथ बनाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है आपका यहाँ तक आ जाइए, निकल तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कापर में। कापर को चेंज कर दिया, क्या लिख दिया है, कापर में लिख दिया है आपका X के पावर 2 डाट का मतलब क्या है, सिंबल में आएंगे। तो सिंबल में कहाँ से आएंगे, तो सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन बनाती है। तो आपको याद करना होगा कि ये 2 वाले में कापर, बाकी सबका सही है, खाली जो है एक की प्रॉब्लम है। तो हम जो प्रॉब्लम होगी वही तो देखेंगे। तो यहाँ पे कापर है और कापर को किसके साथ कर दिया है, कापर X22 और X बराबर क्या कर दिया है यहाँ पे, फ्लोरीन और क्लोरीन, यानी 2 लोगों को। तो ये फार्मूला आपको याद करना होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन ये 2 लोगों में। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो कहेंगे Cu आपका 2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे Cu आपका F2 और अगला क्या लिखेंगे CuCl2। तो अगर इनका सही फॉर्म में फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा CuF2 और CuFCl2, ये बन जाएगा। तो यानी सिर्फ जो है आपके जो चार्ट्स हैं इनमें अगर आप देखेंगे तो जो है ये चार्ट को एक्सप्लेन किया है। जो चार्ट लिखी हुई है उसमें X को जो है नीचे दिया हुआ है कि फ्लोरीन क्लोरीन जो है ये 2 लोग जो के साथ बॉन्ड बनाती हैं। आगे चलते हैं तो ये कॉमन चीज़ हो जाएगी। अगर 2 में अगर आप चेक करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अगर Ti क्या लिख दिया है, बैलेंसी 2 है तो X2, इसकी बैलेंसी 2 है तो X2, इसकी बैलेंसी 3 है तो ये सब पे 2 हैं तो X2 हो जाएगा, Mn हो जाएगा X2। ये आयरन जो है X2 के साथ, कोबाल्ट जो है कोबाल्ट ले लीजिए, ये निकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कापर के साथ बता रहा है तो कापर को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, और जिंक जो है ये रहा। अब जो है चलते हैं +3 वाले में। अब जा तो फिर जो डिस्कस करो बाद में करो, जो किताब मेरे लिखा हुआ किताब के बाद डिस्कस करा करो ना, क्या दिक्कत है। जो किताब में दिक्कत हो कि चेंज कर दिया करें ना, रिकॉर्ड के टाइम में नहीं बोल सकते ना। तो अगला चलते हैं। अगर किताब में किसी में लिखा है कि अगर ये TiX3 बनाती है तो X3 में देख लो कौन कौन है X3 में, हाँ अगर हाइड्रोजन पे 3 डाट दिया है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब बनाएगी क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 3 तक बनाएगी, फ्लोरीन नहीं बनाएगी। तो जिस किताब में ये लिखा है वो कर लेना। इसको याद करने के नानी याद आ जाएगी, परेशान ना हो, किताब खोल के देखे हो। इसलिए जो बोलता हूँ जो किताब में लिखा, कुछ हमारे में दूसरा लिखा है कुछ तीसरा लिखा है, तो ये क्लास के बाद डिस्कस करेंगे ना। तो अब यही बोलने लगते हो कि कुछ हमारे किताब में मिस्टेक, कुछ दूसरे किताब में लिखा हुआ है। तो अगर हम यही सब चलते रहेंगे तो क्या करेंगे, किसी को ये याद वाद नहीं होता है, ये सब भूल जाओ। किताब दे दो, अगले दिन पूछो कि याद कर दो, नहीं कर पाएंगे। इतना आसान थोड़ो, ये डी ब्लॉक कौन पढ़ाता है। अब यही बोला करोगे तो मैं क्या करूँगा, जो मिसप्रिंट है किसी किताब में वो बाद में डिस्कस करेंगे। और याद वाद कुछ नहीं होगा, ये मुझे पता है। ये हम दिखा रहे, खोल के दिखा रहे तो लग रहा है कि तुमको बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो किताब के बाद डिस्कस करा करो। जो मेरे किताब में लिखा है मैं उस चीज़ को बोल देता हूँ, और ना मैंने इसको लिखा है ना मैं जानता हूँ, ठीक है। और जो लिखा है उनको भी याद नहीं है, लिख के चले गए मर के भी होंगे। तुमको क्या लगता है कि जो है बस जो लिखा है इसे एक्सप्लेन करने दो, कैसे याद करना ये बता दूंगा बस, और सवाल कैसे आता है वो याद करा दूंगा।
बाकी हमको भी याद नहीं ना, तुम्हें भी याद होगा ये सब। क्योंकि देख देख के बोलना है तो सबको याद आता है, नहीं तो अभी एग्जाम में दिखा दे बोल के इसको, और पेपर बनाओ, देखो नानी याद आ जाएगी। अभी लिख के बनाया हूँ, देखो पूरा लिखा हुआ है, तो बोलिए नहीं एक एक पॉइंट उठा के बनाया हूँ, सब चीज़ से छोड़ा नहीं हूँ। अब क्लास के बाद जो भी प्रॉब्लम होगी वो क्लास के बाद करोगे, बीच में अगर रोको तो उठ के चले जाओ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा पढ़ाना नहीं आता है, मैं जितना आता उतना पढ़ा सकता हूँ बस। टी में आते हैं थर्ड में, तो थर्ड में आएंगे तो ये भी हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे, और कौन नहीं बनाएंगे ये तुम्हें याद करना है। अगर मैं देख देख के लिख दूंगा तो फिर याद करना। ये रहा X3 वाले हैं, तो ये 3 बैलेंसी है, तो कॉमन बैलेंसी तो पहले पीछे याद करना हो कौन 3 बनाते हैं, न तो यही नहीं याद होगा कि बनाते कौन है। तो पीछे मैंने बताया था कि 3 में कौन कौन है, और पीछे जो है वही ऑक्सीडेशन स्टेट पता रहेगा, उन्हीं के हिसाब से जोड़ेंगे। तो पीछे चार्ट में देखेंगे तो 3 में जो है जनरली स्कैंडियम भी आती थी, सिर्फ 1 बताती थी और 2 बनाती नहीं थी। यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो भी नहीं करते थे, जो वेरिएबल शो करती ही नहीं है तो इसका मतलब है कि तब भी होगी डी इनकम्प्लीट है। स्कैंडियम से स्टार्ट करेंगे और हम जो है कॉपर +2 से ऊपर जाते नहीं है, जिंक +2 जाता नहीं, तो कहाँ तक रहेगी, निकिल तक। तो यहाँ तक 3 जो आएंगे, इसके बाहर स्कैंडियम भी आ जाएगी, और स्कैंडियम आएगी और निकिल तक जाएगी, 3 बनाती है। लेकिन जब 2 की बात करते थे तो ये नहीं बनाती थी, इधर वाले सब बनाते थे, यहाँ तक जिंक तक बनाते थे। तो ये बातें आपको याद होगी क्योंकि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया था। अब यहाँ पे ये देखना है कि हाइड्रोजन के साथ जोड़ना है, तो अगर हाइड्रोजन के साथ जोड़ते हैं तो अगर टीआई को देखते हैं तो 3 वाला, तो इसके बाद जाहिर सी बात है अगर कोई 3 होगा तो ये बैलेंसी 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 है, तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, TiX3 ये बनाएगी। और TiX3 जब बनाएगी तो इसमें क्या करेंगे, आपके पास जो Ti की बैलेंसी 3 है, अगर किताब में ये बता रहा है 3 तो यहाँ देख लो, अगर 3 बना रहा है ये तो यहाँ पे आपको जो है F को छोड़ दो, यहाँ पे जो Cl ले लो और आयोडीन तक ले लो, ये ले लीजिए। अगर Ti जो है 3 बैलेंसी है तो 3 में ये X, अब ये X को देखना है कि किसके साथ फ्लोरीन से लेके आयोडीन है और किसके साथ आपकी जो है क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन है और किसके साथ बोरोमीन आयोडीन से, ऐसे करके ये देखना है किसके साथ बनाएगी। तो जब Ti के पास आएंगे तो देखेंगे X लिखा हुआ है, तो X को बोल रही है फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन्स, तो इसका मतलब है X है, इसका मतलब सब बनाएगी, तीनों बनाएंगे। लेकिन यहाँ अगले में आएंगे जब बेलेडियम में, तो ये भी बनाती है ऑक्साइड। अगर आप देखेंगे X लिखा हुआ है, इसका मतलब फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन बनाएगी 3 की बैलेंसी में। और अगला आएगी क्रोमियम भी यहाँ पे X लिखा है, तो इसका मतलब 3 बनाएंगे। लेकिन मैग्नीज में आपको फिक्स कर दिया कि मैग्नीज की, तो यहाँ पे 4 वाले में कोई दिक्कत नहीं है, आप Ti लीजिए, X लीजिए और यहाँ पे 3 बैलेंसी तो 3 कर दीजिए। बेलेडियम जो है अगर आपकी 3 बैलेंसी है और X के साथ लेंगे और हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन तीनों बनाएंगे। क्रोमियम में आते हैं, क्रोमियम भी कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक बनाएंगे। लेकिन मैग्नीज में यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया कि नहीं, Mn जो बनाएगी वो सिर्फ फ्लोराइड के साथ ही बनाएगी, तो सिंपल में F लिख दिया। तो हमें ये बात याद करना है, ये मुझे याद करना है कि ये सब बनाते हैं लेकिन Mn सिर्फ खाली F के साथ बनाती है, क्योंकि ये मुझे एग्जाम तक याद नहीं रहेगा, कौन सिंपल में बनाता है वही याद करेंगे तो याद रहेगा। ये रहा, तो ये जो है Mn। अब जैसे क्रोमियम कॉपर वाली है, तो कॉपर जो है अगर आप एक बैलेंसी में आते हैं तो याद करना जरूरी है, एक बैलेंसी में क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन तीनों बनाती हैं। ऐसे ही Mn के साथ अगर आप देखते हैं तो मैग्नीज सिर्फ 3 बैलेंसी में F के साथ बनाती है, बाकी क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन के साथ नहीं बनाती है। और आगे आप जाएंगे तो अब जो है जैसे आगे बढ़ते हैं तो जो है लिखा है Fe X3 और 1 को अगर इन्होंने डॉट किया है तो इसका मतलब बताया है कि आयोडीन नहीं रहेगी। कौन कौन रहेंगे, आयरन के साथ Fe जो लिखेंगे FeF3 FeBr3, ठीक है, और Fe जो है Cl3 यानी ब्रोमीन तक तीनों बनाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने आयरन को फिक्स कर दिया कि जो यहाँ पे आपका रहेगा 3, यह हाइड्रोजन कौन कौन होगा, आपका जो रहेगा क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, इन तीनों बता दिया। यानी यहाँ तीनों बनाइए तो लिखिए FeF3 FeBr3 FeCl3, 3 बनाएंगे यानी तीनों के साथ। अब यहाँ पे कौन नहीं बनाएगा मुझे वही याद करना है, कौन नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो है एक नहीं बनाती है, जिसका आयोडीन के साथ। क्यों नहीं बनाएगी, क्योंकि आयरन भी बड़ा हुआ, आयोडीन बड़ी है, साइज में कोई चीज़ बड़ा होता है तो वो टूट जाता है, अनस्टेबल होता है। निकिल के साथ आएंगे
तो निकल में अगर आप देखेंगे, कोबाल्ट में देखिए, तो कोबाल्ट में भी यही चीज़ें हैं, जो मैग्नीज कर रही है वो कोबाल्ट कर रही है। तो मैग्नीज में भी अगर आपका बन रहा है, क्या चीज़ बन रहा है, तो यहाँ पे जो है ये नीचे लिख दीजिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका है F है, Cl है और Br है, I नहीं है। F है, Cl है, Br है, I नहीं। लेकिन अगर आप कोबाल्ट के साथ आते हैं तो मैग्नीज के साथ भी इसका वही कहानी है, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका 3 के साथ बनाती है, यानी F जो है इसकी कॉमन वैलेंसी +3, जो अगर वैलेंसी तो ये +2 भी शो करती है, 3 भी शो करेगी, तो +2 में देखो सबके साथ बना रही है, लेकिन कोबाल्ट जो है +3 में सिर्फ F के साथ बना रही है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। निकिल में अगर आप देखते हैं तो आप उधर जाएंगे तो निकिल में देखेंगे, निकिल का +3 होता ही नहीं है। आयरन जो है वो क्या कहते हैं, उसके बाद कापर +3 नहीं बनाती है जिंक, क्योंकि कापर +2 जिंक +2 तो फिक्स है, निकिल भी नहीं बनाती है, तो यानी 3 बनाएंगे। तो कौन याद करना रहेगा, ये मैग्नीज तो हमको याद करना है कि मैग्नीज कब कब कहानी है। तो मैग्नीज +2 के साथ सब बनाती है, +3 में किसको बनाती है, सिर्फ F के साथ। तो ये याद हो सकता है, F तो याद रह सकता है, अगर किसी एक कोई कम करेंगे तो आपको ये याद हो सकती है। अब 4 में चलते हैं, तो 4 में शुरू के जो हैं, जैसे यहाँ पे आएंगे टाइटियम्स, तो 22 होता है, S लिख D लिख पलट दे तो 4 पॉजिटिव आएगा, तो 4 के साथ जुड़ जाएगी। अगर 4 के साथ जुड़ेगी तो आपका बनाएगी, यहाँ पे 4 वाला ऊपर लिख देता हूँ, ये 3 वाले थे ना, तो 3 को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं। तो अगर 4 के साथ जाएंगे तो Ti है, Ti +4 बनाती है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल दो +4। हाइड्रोजन को जोड़िए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कौन लिया है, यानी ये X लिया है, तो इसका मतलब क्या है, चारों के साथ बनाती है, तो चारों के साथ बनाएगी, तो चारों के साथ कर सकते हैं। आते हैं अब बेलेडियम में, तो बेलेडियम की होती है 23, ऐसे लिख D लिख पलट दिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इनमें भी आपका X डैश माना है, यानी इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तक बनाएगी। तो यहाँ पे आप कहेंगे ये तो बनाएगी X के साथ, लेकिन जो X यहाँ पे आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। यानी आयोडीन के साथ जो ये नहीं बनाती है तो नहीं बनाएगी, तो इसका मतलब साइज में बड़ी होती, टूट जाएगी। क्रोमियम में आते हैं, अगर क्रोमियम में देखते हैं तो क्रोमियम भी सबके साथ बना रही है, तो यानी आपका क्रोमियम जो है X लिखा है और इसकी वैलेंसी 4 होगी, क्रॉस करेंगे, इसका 4 होता है, इसका 1 होता है, क्रॉस करेंगे तो 4 बनाएगी, सबके साथ बनाती है। मैग्नीज में आते हैं, तो देखो मैग्नीज में भी यही कहानी है, क्या है, MnF जो है 4 बनाती है, तो ये बात एकदम क्लियर हो गया। पीछे ऑक्साइड से कंपेयर करेंगे कि भैया मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन शो करती है मैक्सिमम इन, तो आपको ढूंढना होगा हेलाइड्स, ऑक्साइड ऐसे करके, तो किसके साथ बनाती है, +4 मैक्सिमम हेलाइड हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन में पूछे किसका, तो आप कहेंगे F के साथ बनाती है। और यही पड़ोसी में चार्ट बना है, अगर पूछा जाए कि अगर आपका आग जो है ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, तो कहेंगे ऑक्साइड में +2 भी बनाती है, +3 का भी है, देखो सब बना हुआ है साथ में, देखेंगे कहाँ तक है, 7 तक है, तो यानी ऑक्साइड में मैक्सिमम बनाती है। और हैलाइड के साथ क्या बनाती है, हैलाइड में 2 वाला, 3 वाला और 4 वाला, यानी कितना सिर्फ शो करती है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 शो करती है। और वेरिएबल में कितना, +2, कितना +3 और कितना +4, एक एक का अंतर रहता है। जब ट्रांजिशन मेटल मिलेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में जो वेरिएबल होती है एक एक नंबर की होती है, एक एक नंबर की वेरिएबिलिटी होती है, तो 1 नंबर की वेरिएबिलिटी होती है। अगर आप देखते हैं, अगर आप आयरन में आते हैं, तो आयरन वाले तो आपको नीचे लिखा हुआ था कि आयरन की जनरल वैलेंसी जो होती है, ऐसा नहीं है, पीछे मैंने पढ़ाया था +2 +3 होती है, लेकिन आयरन अगर आप पीछे देखेंगे तो और भी इलेक्ट्रॉन निकाल देते थे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आयरन शो करता था, आयरन देखिए चेक करेंगे तो +4 भी चेक करता था, लेकिन हाइलाइट के साथ आयरन जो है +4 नहीं बनाता है। जरूरी नहीं है कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कितना पॉजिटिव आ सकता है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी, लेकिन हैलाइड के साथ कितना मैक्सिमम जुड़ सकती है। तो एक सवाल तो यही होता है कि मैक्सिमम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन में देखेंगे तो क्रोमियम की होती है, मैक्सिमम क्रोमियम की होती है। अब आते हैं 5 वाले में, तो 5 वाले में अगर आप देखेंगे तो 5 में बेलेडियम्स हैं, और बेलेडियम में देखेंगे तो यहाँ भी अब प्रॉब्लम हो गई, ये तो नहीं बनाएगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो क्या बनाएगी, इसके पास आते हैं, तो ये किसके साथ बनाती है, सिर्फ BF5 के साथ, यानी सिर्फ 5 वाले में आपका जो है बनाती है सिर्फ फ्लो F के साथ, F- के साथ। क्रोमियम में आएंगे, क्रोमियम भी यही कहानी है, किसके साथ बनाती है, ये F के साथ। और मैग्नीज बनाती नहीं है, उधर कोई बनाता नहीं, तो पूरा लाइन से कोई नहीं बनाती है। 6 में अगर देखेंगे ना, 6 में
अगर आपका 6 चेक करते हैं तो देखो 6 में भी यही कहानी है। तो यानी इसका मतलब है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कौन किसके साथ होती है, तो F के साथ होती है, F के साथ। तो अगर आप देखेंगे ये भी नहीं बनाते, ये भी है क्रोमियम, वो भी कौन हाइड्रोजन यानी F होगा, F के साथ बनाती है। देखो नीचे भी देखेंगे तो F के साथ बनाई हुई है और ऊपर भी देखेंगे तो F के साथ बनेगी। ये जो चार्ट लिखा हुआ है, इसी चार्ट का ऊपर जो है आपके जो है लिखे हुए हैं मॉलिक्यूल्स बने हैं, कंपाउंड के फॉर्म में बने हैं और इसी कंपाउंड को आपको जानना है। तो पहला लिखा हुआ है कैरासो दी स्टेबल हैलाइड ऑफ 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल के हैलाइड देखना चाहते हैं। तो पहला एक लाइन लिखा है दी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्स, तो इसका मतलब TiX4 यानी टेट्रा हैलाइड्स। तो अगर आप पहले मेंबर में अगर आप देखना चाहते हो तो स्कैंडियम है ही नहीं, तो कौन मिलेगा, मिलेगा आपको Ti, और Ti में भी सबसे ज़्यादा है TiX4 यानी इसका मतलब टेट्रा हैलाइड 4 हैलोजन लगे होंगे। बेलेडियम में देखेंगे सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो कौन होगा, BF5। क्रोमियम में क्या होगा, CrFF। तो लिखे पहला लाइन लिखिए द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज अचीव्ड, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज अचीव्ड, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर द हाईएस्ट नंबर इज, अब कौन सी, चाहे इज अचीव 3D लिख लो, 3D सीरीज। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड ऑफ 3D सीरीज। तो देखते हैं पहला Ti में सबसे हाईएस्ट कौन है, यही है। अरे चलेंगे ना मेंबर में ना, तो हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट में सबको लिख लेते हैं अलग अलग। तो एग्जाम्पल करके लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं पहले, TiX4। तो ये कौन कौन हो सकता है, X4 है, तो आप चाहे तो लिख लीजिए Ti चारों के साथ। तो क्या कहेंगे, TiF4, TiCl4, TrBi सब है, चारों के साथ बनाएंगे। तो आपका पहला जो हो गया TiX4 यानी X जो है यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप चाहे लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, चारों एग्जाम्पल लिख लीजिए एक साथ, क्योंकि अब चारों साथ बनाएगी। कितने लोग जुड़े हैं, 4 लोग। तो अगर कोई 4 जुड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, एक सेंटर से 4 लोग जुड़े तो क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल्स। तो अगर आप जो है टेट्राहेड्रल कह सकते हैं, टेट्राहेड्रल्स यानी 4 लोग जुड़े होते हैं तो टेट्राहेड्रल्स। तो यानी हाइलाइट जब जुड़ेगी तो 4 लोगों को जुड़ेगी तो इसे बोलेंगे आपको टेट्राहेड्रल्स या टेट्राहेलाइट्स कह सकते हैं। हाइड्रल्स अच्छा है, आगे लिख लो OR टेट्राहेलाइट्स। अरे कौन जुड़ा है, हाइड्रल का मतलब तो सेब बता रहे हैं, लेकिन हमें जोड़ना है किसके साथ, तो क्या कह दीजिए, तो इससे अच्छा क्या रहेगा, टेट्रा हेलाइट, 4 हेलाइट लगे हैं, ये अच्छा रहेगा। हाइड्रल का मतलब 4 लोग खोपड़े जुड़े हैं, तो किससे जुड़े हैं, तो किससे बोलेंगे, हाइड्रोजन से। तो कहेंगे आपका जो है 4 हेलाइट जुड़े हैं, तो नीचे वाला हेलाइट कर लीजिए, सही रहेगा, दोनों लिख लीजिए। अब देखते हैं और कौन मेंबर हैं, तो आगे बढ़ते हैं। Ti के बाद क्या मिलेगा, B। तो B हाईएस्ट में कितने में है, 5 है, तो यही जोड़ देते हैं इसको भी एग्जाम्पल में। तो क्या कहेंगे, Bi बनाती है किसके साथ, सिर्फ F के साथ, तो बाकी क्या करेगी, काट दीजिए। जैसे BCl5, BBr5, BBr5 नहीं बनाती है, बनाती होगी तो अनस्टेबल होगी, टूट जाएगी, तो ये खाली बनाती है। तो अगर Ti के बाद जो अगला मेंबर आएगा B, और B का जो होगा मैक्सिमम, यहाँ पे कितना है, यहाँ है मैक्सिमम 4, तो यहाँ कितना है इसका मैक्सिमम 5। आगे चलते हैं अगले मेंबर में, इसी सीरीज में 3D में। तो अगला मेंबर क्या मिलेगा, क्रोमियम। तो आते हैं क्रोमियम। तो क्रोमियम कौन बनाएगा, ये भी F के साथ, लेकिन कितना रहेगा, 6। ये तो ये भाई 3 लोग हो गए। इस टाइटियम अपने में 4 बनाती है, लेकिन सबके साथ। अगर B बनाती है सबके साथ नहीं, किसके साथ, मैक्सिमम सिर्फ फ्लोरीन, फ्लोराइड आयन के साथ। और अगर आगे जाएगी तो ये भी बनाती है, ये हो गए आपके 4, 5, 6, 3 होंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब आती है कहानी इसी में कि अगर हम देखते हैं मैग्नीज तो बनाती है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन यहाँ तो नहीं बनाती है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए बनाती है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होगी, टूट जाती होगी। तो मैक्सिमम कितना बनाती है, +4। तो ये पॉइंट आपको लिखना होगा कि मैक्सिमम जो बनाती है वो +4 तक बनाती है। तो +4 पे देखेंगे, तो यही जो चार्ट है, इसी चार्ट से जो है आपके पॉइंट जो है इसी से लिखा रहे हैं।
तो अगला पॉइंट से लिखते हैं Mn। तो अगर ये कहेंगे कि Mn तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, वेरिएबल सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इसी का है, उसके बाद भी ये नहीं बनाती है, सिर्फ जो बनाती है वो आपके पास है MnF4। तो अगला लाइन लिखिए, दी प्लस सेवन ऑक्सीडेशन, दी प्लस 7 स्टेट फॉर मैग्नीज, दी प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज Mn of manganese is not represented in simple halides, is not represented in simple halides। सही बात है, सिंपल देख लो, सिंपल का मतलब सबके साथ होना चाहिए, तो ये बनाती नहीं है, नॉट रिप्रेजेंटेड मतलब नहीं बनाती है। तो आगे जोड़ लीजिए सिंपल हैलाइड, बट अगर आप देखते हैं बट एक कंपाउंड के साथ बनाती है, बट लिखिए MnO3F, बट MnO3F, देखो ये पूरा मॉलिक्यूल है, डायरेक्ट हाइड्रोजन कहाँ है, साथ में ऑक्सीजन भी है, बट MnO3F ठीक है इज नोन, यानी यही एक पता है, इज नोन। तो सिंपल में है ही नहीं, सिंपल मतलब क्या हो, यहाँ लिखा हो Mn, यहाँ लिखा हो F, यहाँ लिखा हो Mn, यहाँ लिखा हो Cl, यहाँ Mn, यहाँ Br, यानी अगर Mn लेंगे तो यहाँ 7 F होना चाहिए, 7 Br होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं बनाती है। तो लिखा है इज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल, इसका मतलब कोई सिंपल हैलाइड के साथ, जैसे ये MnF6, ये MnCl6 यानी 7 है तो 7, या कहेंगे MnBr ये 7, ये कोई नहीं बनाती है, 7 वाला नहीं बनाती है। किसके साथ बनाती है, किसी और के साथ, यानी उसमें ऑक्साइड लगा हुआ है। तो 7 हमने देखा है, हाइड्रोजन तो है लेकिन दूसरे क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है, क्या लगा है उसमें, ऑक्सीजन है, तो सिंपल हो ही नहीं सकती। चेक करेंगे, ये मान लेंगे x, ऑक्सीजन का है 3, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा -6 और -1, तो -7 इधर लाएंगे तो +7, तो सिंपल में कोई नहीं बनाती। ये एक है जो हाइड्रोजन है लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन भी है। अब कहानी आती है कि अगर आप आगे चलते हैं, आगे मतलब बियॉन्ड, तो लिखा है एनसीईआरटी में, एंड बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज ट्राई हैलाइड्स, यानी इसका मतलब आप आगे बढ़ेंगे तो कोई मेटल जो है ट्राई हैलाइड नहीं बनाती, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट कौन सी, आप जो है एक दिया होगा जिसका नाम है FeX3, क्या लिखा हुआ है ये, और वो भी एक्सेप्ट FeCO3 ना, और साथ में कौन, एक और बनाती है कोबाल्ट। तो एक लाइन लिख गया, तो यहाँ पे जो लिखा है XeF3, तो आगे जब बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन जो है आयरन के साथ सब बनाती है, और कोबाल्ट में सिर्फ कौन बनाती है, एक, कौन बनाती है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन हो गया कि जब आप इसी सीरीज में आगे जाएंगे, आगे मतलब बियॉन्ड, तो कौन कौन मिलेंगे, मैग्नीज के बाद बहुत सारे मिलेंगे, मैग्नीज के बाद क्या मिलेगा आपका, आयरन, उसके बाद मिलेगा कोबाल्ट, उसके बाद निकिल। तो यहाँ लिख दिया कि जो है जनरली नहीं बनाते हैं, सिर्फ जो बनाते हैं वो आयरन वाले हैं, और सिर्फ एक बनाती है कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ। तो आगे लिख सकते हैं, इसी में लाइन जोड़ दीजिए, एंड बियॉन्ड Mn, यानी आप Mn के आगे बढ़िए, एंड बियॉन्ड Mn नो मेटल हैज ट्राई हैलाइड्स, एंड बियॉन्ड Mn, बियॉन्ड मतलब आगे बढ़ेंगे, एंड बियॉन्ड Mn नो मेटल, अगर आप इसी सीरीज में आगे जा रहे हैं, ठीक है, बियॉन्ड Mn, ठीक है, नो मेटल हैज ट्राई हैलाइड्स, कौन को छोड़ के, हैज आगे लिख लीजिएगा, ट्राई हैलाइड्स एक्सेप्ट, तो एक तो आयरन बनाती है, तो किसको कह दिया, FeX3, और एक कौन बनाती है, कोबाल्ट के फ्लोराइड्स, तो ये तीनों बनाती है। अगर यहाँ पे FeX लिखा है, 3 लिखा है, तो तीनों बनाएगी। और यहाँ पे ऊपर जो है, एक देखो मिसप्रिंट थोड़ा कर दिया, ऊपर में क्या दिया है, FeX3 नीचे चार्ट में, और ऊपर में क्या लिखा है, FeX, ठीक है, तो इसको सही कर लो, क्योंकि यहाँ नीचे चार्ट में FeX3 दिया है और ऊपर दिया है, तो यहाँ डैश दिया है, इसका मतलब जो है आपके जो है आयोडाइड नहीं बनाते हैं आयरन के, और ऊपर यह है ये, तो जो चार्ट में दिया है तो चार्ट वाला ऊपर लिख लो।
छोटी सी मिसप्रिंट है, ऊपर जो है Fe(x3) कह रहा है और नीचे चार्ट में दिया है X', यानी नीचे बता रहा है कि आयोडीन के साथ नहीं बनाती है, लेकिन ऊपर जो कह रहे बनाती है। आगे कह रहा है द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू, सही बात है, ये तो आप देखे होंगे। कोई मेटल है और नॉन मेटल है तो आयनिक बॉन्ड होता है जनरली, मैंने अब पढ़ाया था आयनिक बॉन्ड में, तो आयनिक बॉन्ड में बताया था कि कोई चीज़ मजबूती से पकड़े है तो इसका मतलब उसमें लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, ये बात मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पे कहानी पलट जाएगी, मेटल तो है, मेटल जो होता है यहाँ पे दोनों काम करता है, मेटल यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी बनाएगा, मेटल यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और मेटल यहाँ एम्फोटेरिक काम कर रहा है, तीनों होता है। तो वहाँ की एक पॉइंट ला रहा हूँ कि अगर हम मेटल F के साथ जोड़ते हैं तो मेटल है नॉन मेटल है तो आयनिक बॉन्ड होगा। अभी एक्सप्लेन करेंगे किस में आयनिक किस में कोवेलेंट है। तो कोई भी मजबूती से पकड़े हैं तो फ्लोराइड का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, साइज में छोटी होती है। तो पढ़ाया था लैटिस एनर्जी, ये जब वहाँ पर लैटिस एनर्जी या इंथैल्पी की बात किया था तो चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन की बात किया था। तो किसी के पास अगर बराबर चार है तो रेडियस से चेक करते थे, तो जिसकी रेडियस छोटी थी चाहे कैटायन या एनायन की तो लैटिस एनर्जी क्या होती थी, ज़्यादा। तो यहाँ भी बोला है कि अगर मेटल जो है फ्लोराइड के साथ अगर होता है, बॉन्ड बनाता है तो उसमें क्या होती है, मजबूती ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। तो एक लाइन आप लिख सकते हैं, ये लाइन, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन the ability of F, the ability of fluorine to stabilize the highest oxidation state, to stabilize the highest ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी कोई भी अगर जो है फ्लोराइड के साथ बनाएंगे तो वो ऑक्सीडेशन हायर में रहे, स्टेबलाइज रहेगी। क्यों स्टेबल रहेगी? आगे लिखिए, ड्यू टू हायर लैटिस एनर्जी, ड्यू टू हायर लैटिस एनर्जी या लैटिस इंथैल्पी भी कह सकते हैं। लैटिस एनर्जी या लैटिस इंथैल्पी एग्जाम्पल में लिख लीजिए। जैसे अब एग्जाम्पल में कौन कौन हो गए, ये CrF6 और क्या हो गया, बेलेडियम F5, ये सब किस में है, हायर ऑक्सीडेशन में है। अरे अभी पढ़ाया तो हायर ऑक्सीडेशन, बेलेडियम F5 था सबसे ज़्यादा में, क्रोमियम कौन था, F6 सबसे ज़्यादा में। तो इनमें कह रहा है कि जो है ये बनी होती स्टेबलाइज होती है, यानी मजबूती के साथ बनी हुई है। तो इसका मतलब अगर मजबूती से कोई बनी है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका मतलब उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, मजबूती से पकड़े होंगे तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था। तो यहाँ भी कंपेयर किया है लैटिस एनर्जी से, लेकिन यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि इन द केस ऑफ कोबाल्ट फ्लोराइड्स, ठीक है, यहाँ लिखा आइदर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू आइदर हायर लैटिस एनर्जी एज इन द केस ऑफ कोबाल्ट। तो देखो कोबाल्ट में भी एक ही तो बनाया है और बनाए नहीं है, तो इनको भी ले लीजिए। कोबाल्ट किसके साथ बनाया है, F के साथ। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, लेकिन F के साथ कितना है, मैक्सिमम कितना है, 3, तो इनको भी ले सकते हैं। अरे हमको यहाँ देखना है कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, तो हाइड्रोजन में तो मैग्नीज का मैक्सिमम है ही नहीं। मैक्सिमम कहाँ तक है, मैक्सिमम जो आपका मैग्नीज में 4 तक है, और अभी ऑक्सीजन के साथ कहाँ चला जाएगा, 7 तक। तो यहाँ मैक्सिमम इसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, तो हैलाइड में इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि हायर इंथैल्पी टर्म फॉर दी हायर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इसका मतलब है यहाँ आगे लिखा हुआ है ORR, हायर बॉन्ड इंथैल्पी। अगर किसी की बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, टर्म फॉर दी किसके लिए यूज करेंगे, हायर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ध्यान रखिएगा, जिसका अगर आपकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है वो यहाँ यूज करेंगे हम
कोवैलेंट के लिए हमने ये बात बताया है केमिकल बॉन्डिंग की आयनिक बॉन्ड ना यहाँ पे लाना, नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी वो जान तो एसिड हो जाएगी, तो एसिड होगी तो क्या होगी, जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या थे, एसिडिक थे, वहाँ पढ़ाया था। तो यहाँ भी तो कहानी एसिड हो जाएगी। अभी जब लिखेंगे बताइए कौन एसिड कौन बेस, तो मैग्नीज का अगर हायर ऑक्सीडेशन है यानी Mn2O7 तो ये एसिड है। तो वहाँ पे क्या था कि जो एसिड होते थे कौन होते थे, नॉन मेटल के ऑक्साइड, जब आप पानी में डालते थे तो वो हायर एसिड बनाते थे, क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। और यहाँ भी यही रहेगा कि जो ज़्यादा या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है वो यहाँ ट्रीट करेंगे किसके साथ, कोवैलेंट बॉन्ड की तरह। ये लाइन लिखिए, ये क्वेश्चन ये पॉइंट किसी ऑप्शन के एक पॉइंट में लिखा हुआ है, अभी क्वेश्चन दिखाएंगे तो उसमें मिलेगा। कह रहा है हायर बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, जितने ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी तो हाई या हायर, ठीक, हाई या हायर लिख लो, हाई बॉन्ड इंथैल्पी, जिसकी बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी, मीन्स बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा। कैसे पता, बॉन्ड तोड़ेंगे तो एनर्जी निकलेगी, तो ज़्यादा एनर्जी निकले। तो हाई बॉन्ड इंथैल्पी टर्म्स फॉर द हायर कोवैलेंट कंपाउंड्स, फॉर द हायर कोवैलेंट कंपाउंड्स। एकदम केमिकल बॉन्डिंग से कंपेयर करेंगे तो सब उल्टा हो जाएगा। आप कैसे पता चला कि किसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है, तो बॉन्ड एंथैल्पी किसी कब ज़्यादा होगी, जब उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो। किसी की लैटिस एनर्जी कब ज़्यादा होगी, जब उसके साथ हाइड्रोजन लगा हो। कौन हाइड्रोजन लगा हो, F। तो यानी किसी के साथ F लगती है तो उसकी बॉन्ड मजबूती बढ़ जाती है, अगर उसे काटोगे तो उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और जिसकी ज़्यादा एनर्जी होगी वो कैसा कंपाउंड करेगा, कोवैलेंट कंपाउंड की तरह काम करेगा। तो देखिए एकदम वहाँ की थ्योरी यहाँ के थ्योरी में एकदम अलग। अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया और ये डी ब्लॉक पढ़ भी नहीं किया तो सब उल्टा सीधा आंसर आएगा, जो नहीं आना था वही आएगा और जो आना था वो कभी सोच भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो है इसको एक एक लाइन को समझा रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट उठा के रखा रहता है, पूरी एग्जाम में कोई पॉइंट चेंज ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं चेक करो भैया किसका है, तो कह रहे चेक करते हैं। तो आगे एग्जाम्पल क्या दिया है, अब आप देखो किसका एग्जाम्पल है। अब BF क्या है 5 में, क्रोमियम क्या है 6 में। अब आपसे पूछे कि क्रोमियम BrF5 या क्रोमियम F6 यानी CrF6 कौन सा बॉन्ड है इसके अंदर, तो कौन सा बॉन्ड कहोगे, कोवैलेंट्स। अब आप सोचो अगर डी ब्लॉक ना पढ़े हो, खाली केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो तो ये आंसर कभी दोगे, बोलोगे मेटल है नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड, मेटल है आयनिक बॉन्ड, तो क्या होगा एकदम जहाँ कोवैलेंट सोचना है कभी दिमाग में ही नहीं जाएगी, बातें जा ही नहीं सकती, और जा ही नहीं सकती सब गलत होगा जी। जितना मिलाओगे सब मिलेगा गलत, तो कहोगे आप नहीं मिलाएंगे, अब अगले साल मिलाएंगे। होता है, देखा होगा एग्जाम देख के आते हो पेपर नहीं मिलाते होंगे। और जो लोग एकदम लाइन लाइन NCERT पढ़ के जाते हैं वो कहते हैं कोई रोक नहीं सकता, तो कोई नहीं रोक सकता। जो लिखा है NCERT हमें वही तो देना है। अगर मान लीजिए जब NTA या जो भी संस्था एग्जाम कराएगी वो क्या कहेगी, एक टाइम देती है, आप क्वेश्चन को चैलेंज करो, चैलेंज कर दीजिए उठा के NCERT से, चैलेंज करेंगे आपको भी जो है क्लियर हो जाएगी। अब चैलेंज कब करेंगे, जब आपको लाइन पता होगा तब करेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आल्दो B5 इज रिप्रेजेंटेड ओनली, क्या दिया है दिखा तो है, अभी पढ़ा चुका हूँ कि कौन चीज बनाती है। अगर बेलेडियम 5 बनाते हो किसके साथ, F के साथ। कह रहा अदर हैलाइड्स हाउएवर अंडरगोज, कह रहा हाइड्रोलिसिस टू गिव, क्या बनाते हैं, ऑक्सो हैलाइड्स। ये रहा बेलेडियम जो है अगर रिप्रेजेंट करते हैं ये, यानी BF5 है, कह रहे अदर हैलाइड, तो इसके मतलब है बेलेडियम के और भी तो हैलाइड्स हैं। F वाले को छोड़ के नीचे देखिए क्या क्या दिया है, BX4-, इसका मतलब कौन कौन आपके इसके अंदर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। नीचे आइए, उसके बाद क्या है और नीचे है, पड़ोसी में भी जाइए, तो यहाँ एक लाइन कंपेयर किया है कि बेलेडियम इज रिप्रेजेंटेड जो है F के साथ सिर्फ 5 और किसी के साथ है ही नहीं जी, देख लो खाली एक बना हुआ है। कह रहा दी अदर हैलाइड्स, अदर का मतलब दूसरे वाले, तो दूसरे क्या, यहाँ पे क्लोरीन हो, ब्रोमीन है, आयोडीन हो, तो इनके साथ तो नहीं होंगे। हाउएवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो अगर आप इसे क्या किस में डाल दीजिए, पानी में, तो क्या बनाएंगे वो,
कह रहा है गिव्स ऑक्सो हैलाइड्स। इसका मतलब क्या होगा, अगर इन्हें पानी में डालेंगे तो ये लोग बनाएंगे ऑक्सो हैलाइड। तो किसकी बात कर रहा है, नीचे वाले। नीचे कौन, अरे BX4 डैश। तो BX4 डैश में कौन कौन आ गए, अगर आपको जो नीचे वाले आएंगे तो अगर इन लोगों को पानी में डालेंगे, 5 को छोड़ के अगर 4 वाले में डालेंगे तो ये लोग पानी में तो जाएंगे लेकिन ये यूज कंपाउंड बनाएंगे ऑक्सो हैलाइड्स। यानी जो एग्जाम्पल दिया है क्या बना है, जैसे B है तो साथ में O आएगा और यहाँ क्या रहेगा X। तो X में कौन कौन होंगे, यहाँ पे जो है आपके देखो X लिया है तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी को लगाइए, लेकिन 5 वाला नहीं बनाएगा। तो क्या कहेंगे, BF5 को पानी में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ऑक्सो एसिड्स नहीं बनाता है। तो बनाता कौन है, अदर वाले। अदर मतलब क्या, इसको छोड़ के। तो BF छोड़ के BF5 एक ही बनाता है, बाकी को बनाते ही नहीं है, तो नीचे वाले बनाएंगे। तो ये एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा लाइन लिखा है कि BF5 के अलावा अगर और लोगों को, यानी जैसे BX जो है आपका 4 है लेकिन डैश के फॉर्म में है, अगर इनको पानी में डालते हैं तो ये सब ऑक्सो हैलाइड्स बनाएंगे, लेकिन ये नहीं बनाता है। तो आप क्या कहेंगे, BF5 को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सो हैलाइड्स नहीं बनाता है, लेकिन बाकी अगर नीचे वालों को लेते हैं अदर तो वो ऑक्सो हैलाइड्स बनाएंगे। ऑक्सो हैलाइड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन रहेगा और साथ में हाइड्रोजन रहेगा। तो जैसे B है, O है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा X3। तो यहाँ X के जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन आप ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, लेकिन 5 वालों का हाइड्रोलिसिस हो गए नहीं। आगे बोल रहे हैं, कह रहा है एंड अदर फीचर ऑफ फ्लोराइड्स इन दियर इनस्टेबिलिटी इन दी लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कह रहे हैं और फीचर में देखेंगे हैलाइड्स के फॉर्म में तो लोअर बनाते हैं, लोअर नहीं बनाते हैं क्या। अरे देखो सबसे नीचे क्या लिखा है, BX2। तो BX2 में कौन कौन है, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हैं। तो कह रहा है कि एंड अदर फीचर ऑफ फ्लोराइड्स इन दियर इनेबिलिटी इन लोअर ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे नीचे जो दिया है BX2 दिया है, ऊपर क्या लाइन लिखा हुआ है, इनेबिलिटी। इनेबिलिटी मतलब क्या, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप देखेंगे 2 वाले में, उसमें भी नहीं बनाता है। अब क्या बताए, चार्ट को सही कहेंगे, इसको सही करें। ऊपर वाले में क्या लिखा है, BX2 लिखा है और BX2 में क्या दे दिया है, किसको दे दिया है, फ्लोरीन को हटा दिया है। तो लोअर के साथ अगर B को देखेंगे तब भी इनेबिलिटी है। इनेबिलिटी मतलब क्या, क्षमता नहीं है। तो नीचे वाली लाइन रख याद रखिए कि जो है अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर अब B के साथ आएंगे तो इनेबिलिटी नहीं होती है। अब जो है आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। अच्छा ये देखो अगला पेज पढ़ा देते हैं फिर डिस्कस करते हैं। ये देखो सवाल आया था इस बार, अगर आप इस बार का पेपर देखेंगे तो ये लाइन आई थी 2023 का सवाल। देखिए ये लाइन लिखा था, क्या लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2। अगले पेज पे लिखा है रादर देन कॉपर +1, यानी कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल है कॉपर +1 से। क्या होगा, इस बार का सवाल देखिए, लिखा था कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1 ड्यू टू। 2023 का सवाल था। अरे क्वेश्चन निकाल के देखोगे तो पता चलेगा कि हम पढ़ रहे हैं। तो 2023 में सवाल आया था, तो यही लाइन लिखा था, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1। तो क्या कहेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है मोर निगेटिव हाइड्रेशन। तो एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन पूछा था, स्टेबल है ड्यू टू। तो पहला ऑप्शन था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा था एटमाइजेशन, ऑप्शन तीसरे में लिखा होगा शायद हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो इस साल का सवाल था वहाँ पे यही सेम लाइन लिखा था, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला है, नेगेटिव, मोर नेगेटिव हाइड्रेशन। इसका मतलब क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि जब कोई किसी मेटल के ऊपर पानी लगता है तो वहाँ से एनर्जी निकलती है, और एनर्जी क्या कहेगी, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या बोलेंगे, निगेटिव में। तो क्या हो, निगेटिव में ज़्यादा हो। तो चाहे आप कहिए हाइड्रेशन एनर्जी, चाहे क्या कहेंगे, मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, चाहे हाइड्रेशन एनर्जी से स्टेबल करो, चाहे हाइड्रेशन एनर्जी को नेगेटिव में कहो ज़्यादा है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ एनसीईआरटी के ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ दी स्टेबिलिटी लिखा हुआ लिख लिया, 2023 का पॉइंट है। और इसी के ऊपर एक लाइन लिखा है, कॉपर +1 से कॉपर +2। 2019 का सवाल देखिए, लिखा हुआ डिस्प्रपोर्शनेशन पूछा था 19 में, सेम सवाल। तो उसके ऊपर लिख लिया 2019, कॉपर से कॉपर +2 में जो गया है उसमें देखेंगे तो वहाँ 19 लिखिए और नीचे वाले में 2023 लिख लीजिए।
23 वाला सवाल मिला सबको? तो 23 के ऊपर जो एक लाइन आउट लिखा हुआ है वो 2019 में है। तो 19 में 2 पॉइंट था, एक कापर यहाँ से था और एक KMnO4 था, उसी में दोनों लिखा हुआ है। एक लिखा होगा KMnO4 यानी लिखा होगा MnO4 माइनस, ये चेंज करेंगे तो आपको बदलती थी। तो दोनों पूछा था क्या है, तो ऑप्शन में जाएंगे तो दोनों में लिखा होगा दोनों, बोथ क्या होगा डिस्प्रपोर्शनेशन, तो दोनों कहेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन। 19 में आया था। तो ये आपका 21 और 19 का सवाल ऊपर नीचे है। अब यहां पे एक लाइन और दिया है, क्या लिखा हुआ है यहां पे देखो, दिया है जो पहला लाइन पढ़ रहे थे कि बेलेडियम के साथ फ्लोरीन का इनस्टेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अगर आप बेलेडियम को भी लेते हैं, अगर फ्लोराइड के साथ लेते हैं तो इनस्टेबल है। इनस्टेबल का मतलब ये भी मजबूती नहीं है, यानी टूट सकती है, इसलिए ब्रैकेट में आपका दिया है क्लोरीन, बोलोन, आयोडीन, लेकिन चार्ट में लिखा है तीनों के चारों के साथ। तो जो थ्योरी में लिखा हो मान लीजिए। आगे चलते हैं, आगे एनसीईआरटी में फिर लिखा हुआ है कि एंड द सेम अप्लाइज टू कापर। तो देखो 2016 का सवाल, 2016 जो है कापर के साथ तो के आई के साथ रिएक्शन था, और शायद यही रिएक्शन मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ाया था। उसमें पूछा था कौन किसको हटा देगी। हमने कहा था जो ऊपर वाले होते नीचे वाले हटा देते हैं, याद नहीं आ रहा होगा, काफ़ी पुराना चीज़ हो गया। तो ये मैं 2 बार पढ़ाया था और ये सेम सवाल है, शायद यही सेम सवाल जो है 2016 में पूछा गया था। अब पता नहीं यहाँ दिए हैं कि ट्रांजिशन, वहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिए हैं कि अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिए हैं, 3 जगह दे सकते हैं कहीं भी ये लोग। तो ऊपर 2016 के भी सवाल आया था। तो आते हैं सेम कहानी अब किसके लिए, कापर के लिए। तो कह रहा है सेम अप्लाई ऑफ कापर्स। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं CuX ले लिया, तो देखो नीचे का लाइन लिखा है, जब आप कापर में आएंगे तो कापर ने क्या बनाई है, कापर के पास 2 वैलेंसी होती है, एक 2 वाली और 1 वाली। तो ये कौन सी वाली है, 1 वाली। तो CuX। तो कह रहा है कि सेम अप्लाई ऑन CuX ऑन अदर हैंड ऑल कापर +2 हैलाइड आर नोन एक्सेप्ट टू क्या, आयोडाइड्स। यानी आप कह रहे हैं कि अगर अप्लाई करना चाहते हैं कापर के साथ, तो देखो कापर की 1 बैलेंसी चेक करिए, तो कापर 1 बैलेंसी में किस में है, X3 में है। तो X3 में कौन कौन को लिया है, X3 डैश अगर लिया है CuX डैश, अरे 3 माने हैं, तो किसके साथ बनाएगी, आपका 3 वाला जो है Cl लगाएगी, Br लगाएगी, I लगाएगी, F नहीं लगाएगी। तो आप नहीं समझ में आ रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ लिखा देता हूँ। क्या लिख दीजिए आप, ऐसे लिख लीजिए BX2 और क्या CuX लिख लिया। अरे एनसीईआरटी की लाइन देखो, यहाँ X2 यहाँ X, लेकिन यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ दोनों में यही कहेंगे कि ये लोग किसके साथ नहीं बनाते हैं, फ्लोराइड के साथ। तो ये दोनों अगर आप जोड़ देंगे, यानी इन दोनों को B ऑफ F2 कहेंगे, अरे यहाँ चेंज कर रहे हैं, और इससे क्या बना लें CuF। तो ये क्या करेंगे, लोअर में नहीं बनाते हैं। पूरा लाइन एक साथ लिख दिया। अरे नीचे में बी के साथ बनाया हुआ है, लेकिन नीचे लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इनस्टेबल होती है, लिखा ना इनेबिलिटी, लाइन अभी लिखा था इनेबिलिटी, ये लिखा है देयर इनेबिलिटी देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ क्या लिखा है BX2, BX2 में किसको किसको लिया है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब क्या है, F के साथ नहीं है। फिर आगे लिख दिया, क्या लिखा, एंड दी सेम अप्लाई, सेम माने आगे बढ़ो, किसके साथ जाओ, कापर के साथ। तो हमने दोनों के साथ लिख दिया कि अगर कापर जो है X के साथ है और कापर यहाँ BX2 के साथ है, तो ये दोनों को एग्जाम्पल के तौर चेंज कर दिया। तो क्या बनाया BF2 और यहाँ क्या बनाया CuF, लिख दिया, काट दिया, क्रॉस कर दिया। इसका मतलब इनेबल है, नहीं बनाएंगे। तो किसके साथ बनाएंगे, और के साथ बनाएंगे। तो दोनों लाइन आ गया इसी में। अब यहाँ पे अदर हैंड, अब दूसरी बात कह रहे हैं, यानी ये एनसीईआरटी की दोनों लाइन एक ही में आ गई। अब कह रहे अदर हैंड आल कापर +2। अब दूसरी बात है, क्या चलें, देखो एनसीईआरटी में लिखा है कापर, ये रोमन वर्ड में, इसका मतलब क्या कहेंगे, कापर +2। अब कापर +2 के साथ देखते हैं। आर कह रहे हैं कि आल कापर +2 हैलाइड्स आर नोन, और एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा है, यहां पे लिखा है CuX2, नहीं बताया है। यहाँ कापर बैलेंसी 2 वाला, हाँ फर्स्ट में क्या लिखा है CuX2 डबल डैश। तो इसका मतलब डबल डैश में और कौन कौन है, डबल डैश में क्या है
फ्लोरीन क्लोरीन, लेकिन ऊपर क्या कह रहा है, सब नोन है। सब का मतलब क्या, अरे ये लाइन लिखा हुआ आल अदर हैंड आल कॉपर हैलाइड आर नोन, तो क्या कहेंगे, फिर वहां चार्ट मामला गड़बड़ हो गया। तो आप यही लाइन बोलेंगे कि कॉपर +2 के साथ कॉपर +2 सबके साथ अननोन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Cu क्या कहेंगे F2, क्या कहेंगे CuBr2, क्या कहेंगे CuCl2 और Cu क्या कहेंगे I2। यानी इनका कहना है कि ये पूरा पूरा नोन है, यही तो बोल रहे हैं, ये नोन है। अरे आल कॉपर हैलाइड्स आर नोन, अब किसको, एक्सेप्ट आयोडाइड, क्यों, बनता तो है लेकिन ये टूट जाता है, समझ नहीं पा रहे हैं, बना तो क्या हो जाएगा अब ये, अरे कोई चीज बनेगा थोड़ी देर बना फिर गायब हो गया, तो क्या कहेंगे, अनस्टेबल है। अब ये क्या कहेंगे, इसको चेंज कर रहे हैं, नोन तो है लेकिन साथ में क्या लिख दिया यहाँ पे, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल मतलब क्या है, कोई चीज जब स्टेबल है ही नहीं तो बदल जाएगी। तो क्या बोलेंगे, कॉपर के सब हैलाइड नोन है लेकिन कॉपर आयोडाइड क्या है, अनस्टेबल, तो ये चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगी, तो किताब में बताया कैसे चेंज हो रहा है, तो कैसे चेंज हो रही है। अब यहाँ पे एक लाइन, तो मैंने एनसीईआरटी की लाइन लिख दिया कि सब बनते हैं लेकिन ये अनस्टेबल है, तो ये बदलेगी। तो देखो कैसे बदल रही है, यहाँ लिखा हुआ है कि आपका आयोडीन के साथ बता रहा हूं, तो क्या चेंज हो रही है, देखो लिखा हुआ है इन दिस केस कॉपर +2 ऑक्सीडाइज, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कॉपर +2 क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज कर रही है। अगर ऑक्सीडाइज करेगी किसको, I- को, किसमें चेंज हो जाएगा, I2 में। और यही सवाल जो है आपके पास पूछा हुआ था, यही सवाल पूछा था, ये सेम। आओ चेक करते हैं कैसे चेंज, कॉपर +2 ऑक्सीडाइज किया। अब यहाँ पे कॉपर किसी के साथ रही होगी, केमिकल बॉन्ड वहाँ पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के उसमें, यहाँ कॉपर किसी के साथ रहेगी, अरे कॉपर सल्फेट हो, कॉपर नाइट्रेट हो, तो यहाँ से क्या निकलेगा, पानी में डालेंगे तो क्या निकलेगा, जितने आपके साल्ट थे डायरेक्ट कॉपर नहीं लिखा था, किसी के साथ आते, जैसे जिंक तो जिंक सल्फेट, कॉपर तो कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया था, तो यहाँ लिखा होगा कॉपर सल्फेट, तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉपर +2, तो कॉपर सल्फेट था, कॉपर +2 निकल के आ गया। अब यहाँ पे पड़ोसी में क्या रहा होगा, आई कहाँ से आया होगा, समझ नहीं पा रहे हैं, ये क्या लिखा I-, तो यहाँ कहाँ से आया होगा, मान लो Ki, तो यहाँ लिखा होगा Ki, यहाँ क्या लिखा होगा, कॉपर सल्फेट्स। तो अब यहाँ पे रिएक्शंस होंगे, तो क्या हुआ, I किस में चेंज कर दे, I जाएगी किस में, I2 में, तो यहाँ पहला एक तो बनेगा I2, तो यहाँ I किस में थी, 0 निगेटिव में, किस में चली गई, 0 में, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो निगेटिव से चली गई 0 में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो निगेटिव से 0 मतलब क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन, तो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे Cu है, किस में है, 2 में, तो किस में जाए, 1 में, तो 1 में कब कहलाएगी, कहलाएगी Cu2I2, हो गया। अरे कॉपर 2 है, इसको कैसे लिखा होगा, देखो इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, ऊपर दिखाता हूँ कैसे रिडक्शन होगा। देखो ये बना होगा कॉपर और ये लिखा होगा I, तो कॉपर की बैलेंसी कितना, I बैलेंसी कितना होती है, -1, कॉपर बैलेंसी कितना है, ये 2 लिखा है, कॉपर का है, लेकिन कॉपर किस फॉर्म में है, 2 में, नहीं समझ पा रहे हैं। अरे आयोडीन 2 कहाँ होती है, I पे हमेशा -1 होती है, तो I- हो गया, और ये कॉपर 2 रहा होगा, Cu2, 2 वर्ड होता है, क्यूपरस और क्यूप्रिक, ये नाम मिलेगा, क्यूपरस और क्यूप्रिक, ये सब याद किए होंगे। तो यहाँ पे कॉपर +2 में 2 लिखा है, तो एक कॉपर में कितना होगा, +1, तो ऐसे भी लिख दी जाती है, कॉपर 2 में 2, कॉपर की बैलेंसी कितना, यही मिल गए लोग, ऐसे लिख देता कोई, कॉपर 2 पे 2, बैलेंसी बताओ, 2 है गायब हो गए, 2 है, एक कॉपर में यहाँ कितना होगा, 1, यहाँ 2 में लिखा है, तो ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये जो है, अब आप यहाँ पे कितना मिलेगा, +1, 2 कॉपर में 2, तो एक कॉपर में कितना, +1, तो कहाँ हो रहा हो रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो क्या किया कॉपर ने क्या किया, कॉपर +2 ने आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया, लिखा तो है, कॉपर ने इसको ऑक्सीडेशन कराया, तो अपना क्या हुआ है, रिडक्शन, तो रिडक्शन हो गया। इसको अगर कंप्लीट रिएक्शन में लिखेंगे, अगर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा, वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे लिख दो कॉपर सल्फेट्स, कहाँ में डाल दिया, पानी में, यहाँ से क्या आया होगा, Ki, हो गया।
ये टूटेगा क्या मिलेगा आई, यहाँ से क्या टूटेगा, ये टूटेगा मिलेगा कॉपर। तो नीचे वाला जो ऊपर लिखा है वो नीचे के फॉर्म में होगा। बैलेंस करना, बैलेंस कर लेना, बैलेंस करके दिखाया होगा ऊपर में क्या दिखा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। बैलेंस हुआ कि नहीं, हो तो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, हो गया। नीचे के फॉर्म में आएगा, तो नीचे के फॉर्म में बनेगा तो क्या बनाएगा, अब ये टूट गया साल्ट में, तो यहाँ क्या होगा निगेटिव और यहाँ क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ से क्या आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। तो हो तो गया कॉपर +2 और आई आपस में रिएक्शन करेंगे, बन जाएगा वही। नहीं समझ में आया? अरे अभी पन्ना पलटोगे तो एनसीईआरटी में इसी में टोटल कितना है, 9 रिएक्शन है KMnO4 के साथ, एसिडिक और बेसिक, और 3 रिएक्शन, 11 रिएक्शन है। और 11 रिएक्शन को देख लो, हर साल रिपीट कराती है क्वेश्चन को, पीछे देख लो रिएक्शन लिखा हो, सबको आयन के फॉर्म में दिया है। लास्ट पेज में 10 रिएक्शन या 9 या 11 रिएक्शन लिखा हुआ है, एक है एसिडिक में, बाकी न्यूट्रल और बेसिक के साथ लिखा है। ठीक है, KMnO4 के साथ रिएक्शन होगा। आगे लिखा होगा KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ रिएक्शंस, 10 रिएक्शन लिखा होगा लाइन से, और वो ही रिएक्शन देखो सब आयन में लिखा है, सब आयन के साथ। ये देखो लिखा हुआ डायरेक्ट, ये लिखा है प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, और ये देखो पूरा लिखा है, जहाँ F ब्लॉक स्टार्ट हो उसके ऊपर लिखा है 1 A B C D E F, सब आयन के फॉर्म में है। उसके बाद दूसरे वाले न्यूट्रल या अल्कलाइन में A B C, तो वहाँ से F और यहाँ से C तक, और यही देखो मिला मिला के देखो यही पकड़ा जाता है आदमी। तो रिएक्शंस जब भी एनसीईआरटी देती है चेंजिंग पूछती है, 3 रिएक्शन था H2O2 का हाइड्रोजन कंपाउंड में, तो वो तो हटा दिया इस बार, तो H2O2 वाला अब नहीं लगाना है, लेकिन ये आपको तो पूरा लगाना है। तो देखो यहाँ से टूटेगा, सेम लिखा है, सेम, यहाँ से क्या निकलेगा आई, यहाँ से क्या निकलेगा Cu, तो ये रिएक्शन तो लिखा है। और शायद हमें लग रहा है कि यही रिएक्शन यही 2016 में आया था, यही रिएक्शन आया था, Hg के साथ था, Hg यहाँ लिया था, Hg यहाँ शायद ऐसे कुछ चेंज किया था, कुछ मेटल को लिया था, मेटल के साथ लिया था। नीट 2016 में 2 एग्जाम हुआ था, और दोनों एग्जाम में अब पता नहीं नीट फेज फर्स्ट में या सेकंड में आया था। तो यहाँ पे आपका देखो, अब ये एक लाइन तो ये मिल गई, देखो 19 वाला देखो, तो 19 में क्या लिखा है, सेम रिएक्शन, पहला मिला होगा, लिखा होगा कॉपर +2 से कॉपर 1 से कॉपर +2 कॉपर, और दूसरा नीचे लिखा होगा KMnO4 वाला। 2019 में सवाल आया था, उसमें लिखा था डिसप्रपोर्शंस पूछा था। तो ये जो मैं लिखा हूँ, ये देखो ये आ गया, साल्ट टूटा तो यहाँ से कॉपर और यहाँ से टूटा आई, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जो है याद रखिएगा। अगला चलते हैं, इसी में आया था डिसप्रपोर्शन। तो डिसप्रपोर्शन में कौन कौन पॉइंट था मैं दिखा देता हूँ। एक तो रिएक्शन ये हो गया, और एक डिसप्रपोर्शन का रिएक्शन पन्ना पलटिएगा, ये लिखा है, तो दोनों उठा एक साथ लिख दिया था। ये पन्ना पलटे तो लिखा है KMnO4, लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 में देखो एक रिएक्शन लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा है आपका MnO4-2 हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया है, MnO4- और MnO2 + 2H2। तो यही रिएक्शन उठा के रख दिया, एक कॉपर वाला। ये क्वेश्चन नहीं मिला क्या? अरे यार साल बोलता हूँ तो होगा उसमें। तो एक यहाँ से उठाया KMnO4 को, यहाँ MnO4-2 4H इसको उठाया, और एक यहाँ कॉपर को लिया, दोनों मिला दिया एक साथ में। पूछा कौन सा रिएक्शन है, बहुत सिंपल में क्या पूछ लिया, डिसप्रपोर्शंस। तो आओ देखते हैं। तो अभी तो एक यहाँ पढ़ा देते हैं, एक KMnO4 पढ़ाएंगे, वहाँ दोनों उठा के रखा था। तो यहाँ लिखा है मेनी कॉपर +1 कंपाउंड आर अनस्टेबल। अब यहाँ पे लाइन लिख गया कि कॉपर 1 वाला जो होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल। किसमें, इन एक्वस सोल्यूशन। ये तो आप ये लाइन कह सकते हैं, एक लाइन यहाँ लिख लीजिए, कॉपर +1 इज अनस्टेबल, कॉपर +1 कंपाउंड, ऐसे लिखिए, कॉपर +1 कंपाउंड आर अनस्टेबल, यानी किसी के साथ ये कंपाउंड बनाए हो, कॉपर +1 कंपाउंड कैसा होगा, आर अनस्टेबल। किसमें अनस्टेबल होगा, इन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशन में अगर कॉपर किसी के साथ है तो वो टूट जाएगा, इन एक्वस सॉल्यूशन। और कैसा शो करने लगेगा, उसी में ही कैसा शो करेगा, किसी और के साथ जुड़ के फिर या उसी में कन्वर्ट करके क्या बनाएगा, डिसप्रपोर्शंस एंड अंडरगो डिसप्रपोर्शन। तो ये मैं आपको बताया था डिसप्रपोर्शन क्या है, एंड अंडरगो डिसप्रपोर्शन।
डिस्प्रपोर्शनल, यानी उसी का ऑक्सीडेशन हो और उसी का क्या होने लगे, रिडक्शन, तो उसे डिस्प्रपोर्शनल कहते हैं। तो यदि कॉपर प्लस रहा होगा तो कॉपर किस में चेंज होने लगा होगा, कॉपर +2 में। तो यानी कुछ कॉपर तो इसमें चले गए +2 में, ऑक्सीडेशन होने लगा, और कुछ क्या हो गया, अपने आप रिड्यूस, तो किस में चला गया, देखो कॉपर +1 से कॉपर +2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और उसी का रिडक्शन। तो पढ़ाया था डिस्प्रपोर्शनल का मतलब अगर कोई भी मेटल्स हो उसी का ऑक्सीडेशन हो उसी का रिडक्शन हो तो उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनल। तो देखिए ये कॉपर +1 से कॉपर +2 गया तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर +1 से कॉपर 0 में जा रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन। अगर कोई भी मेटल उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन होता है तो उसे आप डिस्प्रपोर्शनल कहते हैं। तो डिस्प्रपोर्शनल लिखा हुआ है। तो ये नीट 2000 आपका 19 में 2 आया था, एक पार्ट ये था। ये ना अगला पार्ट आपको जो है अभी आपके जो है केमनोफोर पढ़ाएंगे तो वहाँ का था। तो दोनों मिला के आप क्या कहेंगे, दोनों रिएक्शन में क्या शो कर रही है, डिस्प्रपोर्शनलिटी शो कर रही है। एक ही मेटल का यानी उसी मेटल का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। इस साल का सवाल आया था, देख लीजिए क्या पूछा था, इन्हीं में से कॉपर +1 और कॉपर +2, नीट 2022 का सवाल, 23 का सवाल, कि ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है। तो जब कॉपर +2 पानी में होगा या कॉपर +1 पानी में होगा तो उस पर हाइड्रेशन होगी, पानी लगेगी, तो जिस पे ज़्यादा पानी लगेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगला पॉइंट था नीट का कि अगर इनको इक्वस में डालते हैं, देखो इक्वस मतलब पानी, तो वहाँ पे क्या होगी, हमने पढ़ाया था, आप याद करिए, हमने पढ़ाया था हाइड्रेशन या सॉल्वेशंस, हाइड्रेशन या इसका दूसरा नाम था सॉल्वेशंस। पढ़ाया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायंस। तो जो कैटायन जितने छोटा होगा उस पे पानी ज़्यादा लगेगी। तो कॉपर +2 पे क्या होगा, कॉपर +2 कट गया, हमने ट्रिक पढ़ाया था, कैटायन कट गया तो ज़्यादा पानी लगेगी। तो देखो ये पानी लगा लिया तो इसके ऊपर खूब पानी लग रहा है, ये वाटर है, ये वाटर है। और कॉपर +1 थोड़ा कम कटा है, थोड़ा कम छोटा है, तो इस पर क्या होगी, पानी कम लगेगी। तो जब इस पे पानी लगेगी तो इससे क्या निकलेगा, एनर्जी, किस फॉर्म में, एक्सोथर्मिक के फॉर्म में। तो यही बोलेंगे एनर्जी को, ये डेल्टा, और बोलेंगे एच, और यहाँ प्यार से लिख देते हैं हाइड्रेशन। तो इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ क्या रहेगी, निगेटिव में, लेकिन वैल्यू कितना रहेगी, ज़्यादा, यहाँ पे होगी मोर वैल्यू, यानी ज़्यादा वैल्यू में होगी, निगेटिव में ज़्यादा लिखा रहेगा। और यहाँ क्या होगी, ये भी निगेटिव होगी लेकिन थोड़ी कम रहेगी, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू होगी लेकिन इसके कंपैरिजन में ये लो वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कम लिखा होगा, लो वैल्यू, लो वैल्यू। तो हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, तो निगेटिव में लिखते हैं, कहते हैं कॉपर +2 में मोर निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। सही तो है। तो ये इस साल जोड़ दिया कि कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1 ड्यू टू, तो क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो एक लाइन लिख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 इक्वल्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 इक्वल्स। जानते हो ये पहली बार सुन भी रहे होगे कि यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है, एग्जाम देगा पता नहीं कहाँ लिखा होगा, बता रहे हैं, ये गारंटी लेता हूँ कहीं कहाँ लिखा होगा। ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, हम इसलिए दिखा रहा हूँ, नहीं तो हवाई में रहते हो। ये रहा द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2, ये इक्वल्स क्या होगा, किससे कंपेयर कर रहा है, कॉपर +2, एक एनसीईआरटी लाइन है, क्या लिखा है, रादर देन कॉपर, यानी कॉपर +1 से, देन किससे, कॉपर +1। अब यानी सवाल आपका है कि एक है कॉपर +1 और एक है कॉपर +2, ये है और ये दोनों पानी में है, ये तो लिखा है। क्या पूछ रहा है, आगे लिखा हुआ है इज ड्यू टू मच मोर निगेटिव, एनसीईआरटी लाइन है, इज ड्यू टू मच मोर निगेटिव्स। क्या निगेटिव, हाइड्रेशन एनर्जी, यानी ज्यादा वैल्यू होगी। मच मोर निगेटिव मतलब क्या, अरे यार इसकी वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव में, लेकिन क्या रहेगी, ज्यादा, तो वही तो लिखा है, मच मोर निगेटिव्स। और आगे लिखा हुआ है डेल्टा, ये लिखा, ये डेल्टा HYD, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। आगे एनसीईआरटी की लाइन लिखा हुआ है, यही लाइन लिखा हुआ, मैं ये भी उतार देता हूँ, ये लिखो, ये लिखा है डेल्टा HYD यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी, किससे,
हाइड्रेशन ऑफ कापर किससे कंपेयर करेंगे, कापर +1 से, ऑफ कापर +2 इक्वल्स, ठीक है, कंपेयर कर लीजिए, आगे लिखा होगा देन कापर +1, इसी को बोल दीजिए कापर +2 इज मोर स्टेबल देन कापर +1 ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कापर +2 की ज़्यादा होती है, यानी ग्रेटर वैल्यू या कहेंगे हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी कापर +2 इज कंपेरिजन टू कापर +1 या मोर देन कापर +1। हो गया, जिस लाइन में चाहो, एनसीईआरटी को लाइन है, इस साल का सवाल है, सवाल मिल गया होगा। तो देखो उसमें डाला क्या, अब आप ट्रांजिशन मेटल पढ़ रहे हैं, यानी आप 3D सीरीज पढ़ रहे हैं, तो आप ये यही तो देखेंगे, आयनेशन एंथैल्पी पढ़ाया, उसमें एटाइमाइजेशन पढ़ाया, हाइड्रेशन पढ़ाया। तो